Hello students, this is the second video of third chapter, that is Delhi Sultanate. After Razia, Ghayasuddin Balban captured the control of slave dynasty in his hand because all the brothers of Razia Sultan were very weak. That's why they could not control over their dynasty, and more than 40 years uh, uh, of time Delhi was under the control of Ghayasuddin Balban. Ghayasuddin Balban accepted the policy of iron and blood and iron, यानी लौह और रक्त की क्रांति को उसने अपनाया। उसने सजदा और पाबोस जैसे नए तरीके, पर्शियन तरीके अपनाए, जिससे कि कोई लोग सिजदा मतलब सर को झुका करके आदाब करते हुए आगे बढ़ना, और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। वह इतना शांत रहने लगा था और इतना सीरियस रहने लगा था, लोगों के सामने जाने से वह जो है जाता था तो एकदम चुप रहता था, जिससे कि उसका डर लोगों में बना रहे। उसी तरीके से जो स्लेव डायनेस्टी थी गयासुद्दीन बलबन के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, और बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का एक व्यक्ति धीरे धीरे सल्तनत को अपने कंट्रोल में ले लेता है और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेकर के 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी का टाइमिंग माना गया है। और हाँ, जलालुद्दीन एक मौके का फ़ायदा उठा करके उसने अपने डायनेस्टी को, खिलजी डायनेस्टी को स्टेबल भले ही कर लिया था, लेकिन एक्चुअली यह एक वीक रूलर था। जलालुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, बुरसाब भी इसको लोग कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि काफ़ी भयानक, काफ़ी बड़ा आक्रांता था। यह अजीब ढंग का विजेता था। यह एक निर्मम कह सकते हैं कि एकदम निर्मम था, और सिर्फ अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए ही सोचता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा तक अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था। गुजरात और मालवा, तो गुजरात अगर हम अपने कंट्री का मैप देखें तो गुजरात ये है और मालवा ये है। तो गुजरात और मालवा तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसने सबसे बड़ी बात ये रखी कि उसको हमेशा युद्ध करना था तो सैनिक ज़्यादा रखने थे, तो सैलरी कम देनी थी, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा पड़ता, और कम सैलरी में सैनिक जीवन कैसे जीता जब तक एक एक चीज़ की कीमत फिक्स ना होती और कंट्रोल रेट पे सारी चीज़ें ना मिलती। इसलिए इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया, और एक एक चीज़ों की दाम फिक्स कर दिए गए। कोई भी नहीं कोई अशुद्ध चीज़ बेच सकता था, न ही एक पैसा कुछ महंगा कोई बेच सकता था। तो अलाउद्दीन जो था वह ग्रेट रिफॉर्मर था आर्मी का। अपने सेना में उसने बहुत सुधार किए, और उसने दाग और चेहरा जैसे सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस किया। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, अब खिलजी डायनेस्टी धीरे धीरे इसी तरीके से कमज़ोर होती गई, और फिर गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का समय आता है। और तुगलक डायनेस्टी जो है उसमें गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है सामने। अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करें
तो तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग टाइम जो है माना गया है 1320 से माना गया है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी करीब करीब 1316 तक क्या खुद शासन किया है और 4 साल तक कुछ कमजोर शासकों ने शासन किया। और अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 1320 तक मानी गई है। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आता है और गयासुद्दीन तुगलक जो है सबसे पहला शासक होता है तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी का सबसे पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। अब इसको अगर देखें तो इसका बेटा जिसका नाम जूना खान था या मोहम्मद बिन तुगलक था, यह इसको सक्सीड करता है, यानी इसका उत्तराधिकारी बनता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1325 से लेकर के सही आ नहीं रहा है 1325 से लेकर के 1351 तक इसका टाइमिंग रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ढेर सारी बातें इतिहासकारों ने हमने बता रखी हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज़माने का, अपने समय का बहुत ही पावरफुल शासक था, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन उसकी एक अच्छी बात यह थी कि उसके आइडिया और जो प्लान्स होते थे वो बहुत नए होते थे, बहुत अप टू डेट होते थे, अच्छे होते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह समय से पहले हुआ करते थे। जैसे जो दौर चल रहा है, उस जो एरा चल रहा है, उस एरा के एकदम बहुत पहले हुआ करते थे, एडवांस हुआ करता था, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। अच्छा था लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं था। जैसे उसने दोआब में टैक्सेशन कर दिया। तो दोआब क्या है? गंगा और यमुना के बीच, जैसे कि ये अपना कंट्री है ये, तो अपने कंट्री में ये गंगा और ये यमुना, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है इसे दोआब कहते हैं। तो ये जो दोआब है, इसी दोआब में उसने टैक्सेशन कर दिया था, डबल टैक्सेशन। और चूंकि जमाना ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया था कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त सूखा पड़ रहा था, तो सूखा पड़ने के चलते यहाँ पे टैक्सेशन इसने डबल कर दिया और लोगों के बीच जो है इस बात का काफ़ी गुस्सा कि हम पहले से जो तय है उसको दे ही नहीं पा रहे हैं, हम और ज़्यादा कहाँ से दें। इसके बाद इसने अपना जो है वो शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दिया। तो ये जो जगह थी दिल्ली, यह उत्तर भारत में है और दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है तो ये उत्तर भारत में है। तो यहाँ पे मंगोल इन्वेंशन, यहाँ से अलग अलग जगहों से युद्ध के खतरे बने रहते थे। इस युद्ध के खतरे को कम करने के लिए इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट करना चाहा। तो ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इसने सिर्फ डॉक्यूमेंट और अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया होता तो सही था। इसने पूरी की पूरी आबादी को यहाँ से यहाँ ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ की भाषा, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के बोलचाल, यहाँ की फसलें, यहाँ के फल, यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को सूट नहीं की। तब इसे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमने गलती कर दिया। तो लोग अभी थक कर पहुँचे ही थे, तब तक इसने लोगों को फिर वापस जाने का आदेश दे दिया, रिटर्न होने का आदेश दे दिया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग रास्ते में मारे गए और इसका यह प्लान भी फ्लॉप रहा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ
टोकन करेंसी। हुआ ये कि इसके ज़माने में कुछ फेक करेंसी बनने लगी थी। फेक करेंसी बनने के चलते बहुत सारे करेंसी जो है आ गई थी मार्केट में, और उसको हटाने के लिए इसने उस करेंसी को बैन किया और नई करेंसी चलाई। और फिर उस करेंसी का जो मेटल था इतना प्रेशियस था कि लोग उस सिक्के को अपने यहाँ स्टोर करना शुरू कर दिए, जिससे कि सिक्के गायब होना शुरू कर दिए मार्केट से। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान सहने को इसको हुआ। खुरासान एक्सपेंशन और कराचील एक्सपेंशन, ये जो चढ़ाइयाँ इसने की थी, हमले किए थे, तो यह दोनों हमले इसलिए फ्लॉप हो गए क्योंकि दोनों के दोनों हमले ऐसे समय और ऐसे जगह पे किए गए जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हरास था, और इस हरास क्लाइमेट में इसकी जो सेना थी वह टिक नहीं पाई, और इसका उसे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने नॉवेल्स को बड़े बड़े इक्ता दिए, जिससे कि वह युद्ध के टाइम में उसको सपोर्ट मिल सके। फिरोज शाह तुगलक ने पानी की व्यवस्था के विषय में काफ़ी सोचा। इसने जगह जगह नहरें खुदवाई, टैंक लगवाए, कुएं लगवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, आराम करने के लिए यात्री राहगीरों के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसने कई शहर खोजे, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार जैसे शहर फिरोज शाह तुगलक ने ही सेट किए। और उसने कई एजुकेशनल शैक्षिक संस्थान भी खोले, जहाँ पे संस्कृत के कार्यों को पर्शियन और अरबिक भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया जाता था। इसके बाद 1351 से 1388 तक यह शासन किया। 8-10 साल ऐसे वैसे बीता, तब तक तैमूर का इन्वेंशन हो गया। मंगोल शासक तैमूर, जो कि चाइना के साइड से आया था, हमारे सेंट्रल एशिया से आया था, हमारे कंट्री पे हमला किया, ढेर सारी संपदा लूट ले गया। यह वही था। यह तैमूर लंग एक तरीके से बाबर का यह दादा था, और चंगेज खान जो है उसके नाना थे। यही तैमूर लंग जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। उसने दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से लूटा, और जब वह लौटते हुए जा रहा था दिल्ली से, तो खिज्र खां को अपना यहाँ पे डेपुटी नियुक्त करके चला गया, अपना सहायक नियुक्त करके चला गया। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।